हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस बार का जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, आपके जो बोर्ड होने वाले हैं 10th क्लास के, वो आपका मई में होंगे यानी कि मई 2021 में। तो आप लोग को उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मैं आपको बता दूं कि उस एग्ज़ाम पैटर्न में अगर आप थोड़ा देखेंगे सैम्पल पेपर अगर सीबीएसई के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपको 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, 20 एमसीक्यूज, और सारे एक एक नंबर के हैं। तो 20 मार्क्स तो आपके सिर्फ एमसीक्यू आपको दिला सकते हैं। तो हम सारे चैप्टर्स के सबसे पहले एमसीक्यूज कवर करेंगे, और इससे क्या होगा कि हम लोग का जो बेस है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और स्टार्टिंग में 20 एमसीक्यूज है, बाद में जो बाकी के क्वेश्चंस है, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, मतलब आई थिंक 36 से 35 क्वेश्चंस है। तो इतने क्वेश्चंस में आगे जाकर भी बहुत सारी चीज़ें आपको नीचे पूछी जाएंगी। तो सारे जो एमसीक्यूज हमारे हो जाएंगे, तो आपका लगभग 40 मार्क्स का, मतलब मिनिमम 30 और मैक्सिमम 40 मार्क्स का एग्जाम पेपर मतलब पूरा कवर हो जाएगा इन एमसीक्यू हमारी सीरीज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज में अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड अप बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर टू। आपको पता होगा और ये पढ़ाया गया था, टीचर्स बताते हैं, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, मतलब कि किसी भी तरीके से इन एयर बर्न करते हैं, तो सबसे पहले उसको हम एक सैंड पेपर से रब करते हैं, क्लीन करते हैं। अब ऐसा क्यों? आपके ऑप्शंस हैं, मेक द टू मेक द रिबन सरफेस शाइनियर, यानी कि रिबन सरफेस को शाइनियर बनाने के लिए। रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस। सी ऑप्शन, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस। लास्ट ऑप्शन है, रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन सरफेस। तो इसका ऑप्शन सी होगा। अब सी कैसे होगा? रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस। बिकॉज मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो मैग्नीशियम है वो कार्बन से मतलब रिएक्ट करके, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है उससे रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है, जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसके ऊपर सरफेस पर। तो उसकी एक कोटिंग चढ़ जाती है जिसकी वजह से हम उसको बर्न नहीं कर सकते। तो हमें उसे सैंड पेपर से पहले रब करना पड़ता है ताकि वो इजीली उससे मतलब बर्न बर्न करने में मतलब हमें हेल्प हो। और मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करेगी उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो बी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया बिल्कुल ही। और रिबन सरफेस शाइनियर, हमें चमकाने का मतलब शाइन करने का क्या जरूरत है। और लास्ट है, रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम रिबन सरफेस, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है। तो ऑप्शन सी ही हमारा फाइनल ऑप्शन है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो के एंड में एक बार सारे के सारे जितने भी मतलब आंसर हैं वो मैं डाल दूंगा, और जो आंसर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करके जैम बोर्ड में बता दूंगा, जैसे कि कोई रिएक्शन है उसकी मतलब बैलेंसिंग वगैरह एटसेट्रा। तो चलिए हम नीचे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लेते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स आर ऑफ। तो केमिकल रिएक्शन जो हमारी होगी सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl की, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, क्लोरीन एंड सल्फर। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ये इसकी रिएक्शन है, H2SO4 H2SO4 और BaCl को रिएक्ट किया तो आपका बनेगा बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो प्रेसिपिटेट किसका फॉर्म होगा? प्रेसिपिटेट जो है वो आपका BaSO4 जो है ये पीपीटी आपका होगा, BaSO4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। HCl तो आपका एक्वस फॉर्म में होगा, एसिडिक मतलब कि लिक्विड लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म बोलते हैं उसको। तो जो हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, बिकॉज पीपीटी ही हमारी सिर्फ बेरियम सल्फेट की फॉर्म हो रही है, तो इसका ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बेरियम सल्फेट, ऑप्शन बी। तो चलिए इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट पे आते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। द रेस्पिरेशन
process during which glucose undergoes slow combustion by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is a kind of. अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, ये सारे जो हैं ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहली बात मैं हमसे बोलूंगा कि जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी हेल्प से, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी वहां से ग्लूकोज से, तो वो हम मतलब उसे ले सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, मतलब एनर्जी निकलती है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये तो बहुत सिंपल था, बट ये सारे के सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इसे प्रिपेयर कीजिए, और इतना कर लेंगे तो आपका मतलब ये चैप्टर पूरा कवर अप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व ऑप्शन नंबर ए, केमिकल रिएक्शन क्या क्या चीज इन्वॉल्व नहीं करता। सबसे नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। भाई ये तो करता है, बिकॉज न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, मतलब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो वो अलग होते हैं, मतलब अपने जो रिएक्टेंट है उनसे। नंबर बी, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स, ये भी होता है, बिकॉज जब रिएक्टेंट में ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स जब टूटते हैं और जब न्यू केमिकल बॉन्ड बनते हैं, तब डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। नंबर सी, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, एटम्स की जो रीअरेंजमेंट होती है रिएक्टेंट में ताकि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो, ये भी होता है, क्योंकि बिल्कुल मतलब जब तक एटम रीअरेंज नहीं होंगे या केमिकल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ये नॉर्मल मतलब मैकेनिज्म है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। नंबर डी की बात करते हैं ऑप्शन की, चेंजिंग ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, बिकॉज एटम्स चेंज नहीं होते किसी एलिमेंट के किसी अलग एलिमेंट में, वो सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की, और केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है जिसकी वजह से न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये तो था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप फिफ्थ क्वेश्चन पे एक बार नजर मारिए। One of the following processes does not involve a chemical reaction. That is, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, लास्ट ऑप्शन रिपनिंग ऑफ बनाना। तो नंबर 1 जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, बिकॉज उसमें जब वो हीट होती है, जब उसमें हम फायर लगाते हैं, जब हम कैंडल को जलाते हैं, तब वहां पर जो जल रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन है। बट वो जो मेल्ट हो रही है कैंडल वैक्स, वो एक फिजिकल प्रोसेस है, मेल्टिंग एक फिजिकल टर्म है, फिजिकल प्रोसेस है, तो आपको यहाँ पे वो समझना है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, बर्निंग का मैं आपको बता दिया, ये रिएक्शन होती है, अभी बताया था जस्ट कि जब हम जलाते हैं, तो क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस वहां पे हो रही होती हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम काफी कुछ खाते हैं जिससे हमें मतलब काफी न्यूट्रिएंट्स एंड बहुत सारी चीज मतलब कार्बोहाइड्रेट मिनरल वगैरह मिलते हैं, तो जो कि अंदर जाकर रिएक्शंस करते हैं, जिसे हम डाइजेस्ट करके बाद में एनर्जी वगैरह फॉर्म में हम लेते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। बाकी बात कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन, रिपनिंग ऑफ बनाना। तो प्लांट्स जो मतलब फ्रूट बियर करते हैं, जो फ्रूट्स देते हैं, तो रिपनिंग ऑफ बनाना का मतलब है बनाना का पकना। तो ये क्या है, जब कोई भी प्लांट मतलब फ्रूट देता है, जब फ्रूट बियरिंग प्लांट एंड ट्री जो भी है, तो उसके अंदर काफी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तभी जाकर वो एक फ्रूट जो है वो पूरा राइप होता है, मतलब पूरा पकता है, बिकॉज उसके अंदर काफी सारे अलग अलग मतलब प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो कि अंदर केमिकल रिएक्शन कराते हैं। प्लांट हार्मोन्स जो है या फिर हार्मोन जो टर्म है, वो किसी भी एक बॉडी, लिविंग बॉडी या फिर किसी भी एक स्ट्रक्चर का एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि अंडरगोज केमिकल रिएक्शन, ताकि उसके मतलब फर्दर प्रोसेस आगे हो सके। तो आगे हम बात कर लेते हैं सिक्स क्वेश्चन की, सॉरी। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, कौन सा लॉ सेटिस्फाई करना जरूरत है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये सीधी सीधी लाइन आपको एनसीईआरटी में मिलती है। इसका लास्ट ऑप्शन होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इट कैन मतलब सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट होता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा, ताकि जो हमारा केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ आपका जो मास है वो एकदम सेम रहे। तो आप समझ गए होंगे, दोनों तरफ अगर मास सेम होगा, यहाँ पे मैं आपको अभी बता देता हूँ। हाँ, तो अभी अगर मैं आपको बताऊं, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो दोनों तरफ जो मास है वो सेम होना चाहिए, मास जो है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो इसलिए कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना चाहिए कोई भी केमिकल इक्वेशन, तभी वो पूरी तरीके से बैलेंस कहलाएगी। तो यहाँ पे हमें ये 6 क्वेश्चन हमारा पूरा क्लियर हो गया। इसका लास्ट ऑप्शन है डी। बात कर लेते हैं 7th क्वेश्चन की। ऑल द मेथड्स मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड एक्सेप्ट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि फूड को रेंसिड होने से मतलब कि जब खाना बुझ जाता है, जब खाना खराब हो जाता है, उसमें से फाउल स्मेल आती है, तो ये सारे मेथड यूज करते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए। तो इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। नंबर 1, स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स। तो एयर टाइट कंटेनर्स हैं, एक मिनट में आपको पूरा ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हाँ, अब ये क्वेश्चन पूरा दिख रहा है हमें। तो नंबर 1 ऑप्शन है स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में हम फूड को स्टोर करते हैं, जैसे आपके घर में जब पिकल्स वगैरह होते हैं, अचार वगैरह, तो एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। मम्मी मम्मी लोग बोलते हैं कि उसको खोलो मत ज्यादा या हवा मत जाने दो, अदरवाइज खराब हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 तो हमारा ठीक है। सेकंड ऑप्शन, स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। कुछ भी खाना वाना बनाते हैं तो उसको ज्यादा टाइम के लिए सेव रखने के लिए, ताकि वो मतलब खराब ना हो, फ्रिज में रखते हैं। तो ऑप्शन बी भी ठीक है हमारा। थर्ड ऑप्शन है कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। थर्ड ऑप्शन है कि फूड को साफ और कवर्ड कंटेनर्स में रखते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑलवेज टचिंग द फूड विथ क्लीन हैंड्स। तो इनमें से हम लोग क्या नहीं करते, तो इसका ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डी में यहाँ पे ऑप्शन इसकी ये है ए 1 एंड 2, बी 1 एंड 3, सी 1 3 एंड 4, डी 3 एंड 4। तो इसका ऑप्शन है डी 3 एंड 4। अब क्लीन और कवर्ड कंटेनर्स में रखते हैं, बट कवर जो है वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, मतलब कंटेनर जो है वो एयर टाइट, तो यहाँ पे वो नहीं दिया। दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन हमारा एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन में आ गया। एंड फोर्थ वाला ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स। तो क्लीन हैंड हो, ये ऐसा मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए हमें करना ही करना है। जो मेन हमारे जो दो चीज है वो फर्स्ट और सेकंड वाला है, स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर एंड स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर डी की, 8 की, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन दिख रही है, CuO यानी कि कॉपरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, उसको हीट किया तो आपका फॉर्म हुआ कॉपर एंड हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब कि वाटर, वाटर फॉर्म आपका हो गया। तो दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स, तो ये रिएक्शन आपको क्या दिखा रही है। सबसे पहली बात आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन। एंड लास्ट ऑप्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ऑप्शन बी जाना चाहिए, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर के संग ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो गया। ऑक्सीजन का रिमूवल जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है रिडक्शन। तो कॉपर की हो गई आपकी यहाँ पे रिडक्शन हो गई, बिकॉज ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो वो यहाँ पे सॉरी मैं उल्ट गलत बोल गया मैं, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे आपका रिमूव हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, तो इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ से डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन के पास चला गया,
तो इसलिए यहाँ पे उसका ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको सारे आंसर लास्ट पेज में दे दूंगा, तो आपको ऐसे कोई दिक्कत वाली बात आनी नहीं चाहिए। नाइन्थ ऑप्शन जो है, नाइन्थ क्वेश्चन जो है आपका, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एज अ मेन प्रोडक्ट अकम्पनीड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम। देखिए ये जो कलर वाले क्वेश्चन होते हैं कि मतलब कोई रिएक्शन बता रहे हैं, वो इससे चेंज हो कि ये बन रहा है, कोई प्रोडक्ट से मतलब कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई रिएक्टेंट अजीब सा, तो वहां पर आपको जो ये कलर वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो मेरे जो इस एमसीक्यूज में आपके क्वेश्चंस हैं कलर वाले, इनको बिल्कुल आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज ये कलर है कि इसका कलर क्या होगा, फिर ये प्रोडक्ट जब चेंज होगा तो क्या कलर बनेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो इसके हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी, यानी कि ग्रीन टू ब्राउन, यानी कि फेरस सल्फेट होता है आपका ग्रीन, एंड जब वो फेरिक ऑक्साइड बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन टू ब्राउन। ऑप्शन सारे मैं आपको लास्ट में आंसर दे दूंगा, बार बार मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। और ये जो कलर वाले क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पे 10th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ ऑयल, स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज्यादा समय के लिए मतलब मतलब कोई भी चीज को रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम जब कोई गैस का यूज करते हैं तो कौन सी गैस यूज होती है हमारी फूड को बचाने के लिए रेंसिडिटी से। बिकॉज फैट एंड ऑयल कंटेनिंग जो फूड होते हैं उसमें ज्यादा टाइम अगर मतलब उसे खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें रेंसिडिटी हो जाती है। आपको पता होगा जैसे घर में अचार होता है या फिर चिप्स होती हैं, वो सील जाती हैं, हमको मतलब वो कहते हैं उसको, ठीक है। तो जब आप चिप्स के पैकेट खरीदते हैं तो आप देखते हैं उसमें कितनी हवा भरी होती है, वो हवा नहीं होती एक्चुअली, वो नाइट्रोजन गैस होती है जो कि रेंसिडिटी से बचाती है। ऑक्सीजन अगर होगा तो वो तो ऑलरेडी उसको रेंसिड कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट इट्स हार्मफुल, एंड नियोन गैस ये जो है आपकी नोबल गैस है, सॉरी एक मिनट, हाँ नोबल गैस है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी, दैट इज नाइट्रोजन गैस। अब हम बात कर लेते हैं 11th एमसीक्यू की, जो आपका 11th क्वेश्चन है, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज अ टाइप ऑफ। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है किसी एसिड और बेस की, वो किस तरीके की रिएक्शन होती है। तो ये क्वेश्चन आपका नंबर 11 जो है, इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड डी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन जाना चाहिए नंबर 1, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे आपको लिख के नहीं बता रहा, या फिर मैं आपको सारा का सारा नॉर्मली ऐसे ही बता रहा हूँ। नॉर्मली बताने का मेरे जो कहने का मतलब है कि अब एक एसिड है और एक बेस है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब करते हैं, चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो एसिड और बेस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ताकि मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म हो सके, हाँ, तो क्या फॉर्म करता है वो, सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपकी जो है रिएक्शन है, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं आपस में, तो ये रिएक्शन बनती, ये रिएक्शन आपको वहां पे देखने को मिलती है। इसमें आप देख सकते हैं एसिड और जब बेस रिएक्ट किया तो वो क्या बने, वो आपके सॉल्ट प्लस वाटर आपको फॉर्म करके देगा, हाँ, एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका एसिड और बेस है वो दोनों ही डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेस करते हैं और एक दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। बाकी किसी भी रेफरेंस के लिए आप एनसीईआरटी बुक को यूज कीजिए, वहां पे आपको सीधी सीधी लाइन देखने को मिलेंगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, और आपको जो भी चीज मेरे को लगता है समझानी है वो मैं आपको जैम बोर्ड में समझा रहा हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिवन बिलो। ये हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडीन की रिएक्शन है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड मिला, ये 2HI, और ये मिला आपको सल्फर। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताने हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, बिकॉज यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन सिमिल्टेनियसली परफॉर्म होती हैं, वहां पर उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रेड यानी कि रिडक्शन, ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन, तो ये दो मिलकर रिडॉक्स रिएक्शन बना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन में देखूंगा ही नहीं, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पे आयोडीन जो है वो सल्फाइड को साइड कर दिया, मतलब सल्फाइड को डिस्प्लेस कर दिया। सल्फाइड की जगह आपको किसने ली, आयोडीन ने ले ली, तो यहाँ पे उसने बनाया हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सल्फर था वो आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस हुआ आपका सल्फर, तो किसने किया, आयोडीन ने किया। तो आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं सबसे पहले आगे जो रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा हूँ। तो आयोडीन आपका क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज उसने सल्फर को रिड्यूस कर दिया, उसने हाइड्रोजन से मतलब हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बनाकर डिस्प्लेस कर दिया सल्फर को। तो हाइड्रोजन के पास तो होता है +1 चार्ज और यहाँ पे H2 है, तो वो +2 हो जाएगा, तो उसका +2 चार्ज हटा दिया। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन कम कर दी, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने वाले को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे को तो रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फिर आगे पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आपका वो 2HI हो जाएगा। अब मैं 2HI को क्यों बोल रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो जो 2HI है वो ऑक्सीडाइजिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका यूज परफॉर्म मतलब यूज होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के संग हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हो गया। तो इसका ऑप्शन आपका बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रिस्पेक्टिवली। हाँ, ये 13th क्वेश्चन है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास होती है तो क्या होता है। इसको बिल्कुल सब बच्चे जानते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इसको रटते हैं बच्चे। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास होती है तो एक व्हाइट कलर का मिल्की सा कलर आ जाता है, तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, मतलब व्हाइट कलर का हो जाता है, मिल्की जैसा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे 14th क्वेश्चन देख सकते हैं, कंसीडर Pb+2। Pb+2, पीबी क्या होता है आपका, लेड होता है, पीबी यानी कि लेड। तो Pb+2 एक्वस फॉर्म में है, प्लस 2OH माइनस एक्वस है, यानी कि क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइज वाटर है, और PbOH2 फॉर्म हुआ, लेड हाइड्रोक्साइड। और प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड जो बनी वो किस कलर की होगी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो कलर वाले क्वेश्चन है उनको आपको सिर्फ एकदम से रटना है, याद करना है, जो करना है आप कीजिए, बट आपको हमेशा मतलब एक बार दिमाग में रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन आएगा, कलर क्या होता है, सीधा आपको टिक करना है, कोई सोचने वाली बात है नहीं। इसका ऑप्शन आपका है, आंसर जो इसका मैं बता रहा हूँ वो है आपका व्हाइट कलर। तो कैसा हाइड्रोक्स मतलब जो प्रेसिपिटेट होगा लेड हाइड्रोक्साइड का वो क्या कलर होगा, व्हाइट कलर होगा आपका। तो 14th का आंसर है डी। इसके बाकी ऑप्शन है ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, व्हाइट कलर। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्हाइट कलर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कंसीडर इक्वेशन Cu+2 प्लस 2OH माइनस गिव राइज टू कॉपर हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब इसका क्या कलर होगा, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है। तो कॉपर का मैं आपको बता दूं, जो कॉपर के जो मोस्टली आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है वहां पे ब्लू कलर आप टिक कर दीजिए, कॉपर का कुछ चीज पूछ रहा है तो वो आपका आंसर ठीक जाएगा, बिकॉज कॉपर का जो भी हम मोस्टली जो क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं जिनको हम रिएक्ट करके कुछ बनाते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लू कलर। ये 16th क्वेश्चन आप देखिए, कंसीडर रिएक्शन सोडियम सॉलिड फॉर्म में है Na प्लस O2 गिव राइज टू Na2O। तो यहाँ पे जो मोल्स है सोडियम के
इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ, यहाँ पे जैम बोर्ड में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन आपको क्या दी है, रिएक्शन को पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो रिएक्शन आपको दी हुई है Na प्लस O2, दैट मीन्स Na प्लस O2, Na प्लस O2 जो है, Na प्लस O2 आपको क्या फॉर्म करेगा, Na2O, Na2O, ये Na2O है। तो ये आपका उसने फॉर्म करके दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सोडियम के कितने मोल्स चाहिए ताकि रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाए। हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अभी हम देख लेते हैं। हाँ अब ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ। हाँ, तो सोडियम के कितने आपको मोल्स चाहिए, सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4। तो इसका ऑप्शन मैं आपको आंसर बताऊंगा, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, यानी कि O2, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सिंगल है। तो सिंपली अगर आप देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, यानी कि 2Na2O, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये बराबर हो गया, और ये हो जाएगा Na2। तो ये देख सकते हैं ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 2 जा 4। दैट मीन्स सोडियम के आपको कितने चाहिए, सोडियम के आपको 4 चाहिए, 4Na प्लस O2, तब जाकर ये आपका 2Na2O, ये पूरी बैलेंस इक्वेशन होगी। दोनों तरफ आप देख सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको सोडियम के कितने मोल्स मिले, मतलब कितने मोल्स आपको बैलेंस करने के लिए चाहिए, 4 मोल्स ऑफ सोडियम। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस O2 गिव राइज टू Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मोल्स एल्यूमिनियम के पूछ रहा है बैलेंस करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको भी पहले हम यहाँ पे सीधा इसी तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम क्लियर फ्रेम कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा Al प्लस O2, Al प्लस O2 गिव राइज टू Al2O3, ये आपको वो दे रहा है, ठीक है, Al2O3 ये आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर उसने पूछा कि मोल्स मोल्स बताइए भाई, मोल्स बता दो हमें, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे रहा हूँ ताकि हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को लिख कर पाए, थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब बोल रहा है कि एल्यूमिनियम के कितने मोल्स लगेंगे जिससे कि ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3, तो 2 और 3 का क्या मल्टीपल है, मतलब जो इसको इक्वल ले सकता है। तो देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे मैं लिख दूं तो 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा हो रहा है ये, कि यहाँ पे 2 से कर दिया, यहाँ पे 3 से कर दिया, ये आपका 2 है। तो 2Al प्लस 2Al2O3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 एल्यूमिनियम और 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 2 जा 6। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना हुआ, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम आएंगे, 4 एल्यूमिनियम आएंगे। तो मोल्स एल्यूमिनियम के कितने चाहिए हमें, 4 चाहिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। देख सकते हैं दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी, दैट इज 4। यहाँ पे आप देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज नॉट अ फिजिकल चेंज,
इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फिजिकल चेंज नहीं है। मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपको जो क्वेश्चन है देख सकते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। वाटर का बॉईल करना, हीट नहीं बोल रहा, बॉईल करना बोल रहा हूँ। तो बॉईल करने में क्या है, वाटर जो है वो मतलब लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में जा रहा है, ये एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, आइस जो है मेल्ट कर रही है। मैं आपको एक कुछ थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें बताया था मेल्टिंग एक फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी एक फिजिकल चेंज है। कंबशन की बात हो रही है, मतलब जो हीट करते हैं, कंबशन की बात हो रही है, तो ये एक केमिकल चेंज है ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका ऑप्शन आपका जाएगा डी। अभी ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन सी जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऑप्शन आपको देख सकते हैं यहाँ पे, आपको सारी जो रिएक्शन एक बार देखनी पड़ेंगी, ए बी सी डी। पहली रिएक्शन क्या कह रही है, MgCO3 गिव राइज टू MgO प्लस CO2। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंपाउंड था जो कि टूट कर दो अलग अलग कंपाउंड बनाया, प्रोडक्ट फॉर्म किया। तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई जो दो मतलब दो किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट वगैरह या अलग कंपाउंड कोई वो डिस्प्लेस करता है किसी को। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है। एक मिनट, हाँ, तो ये डिकम्पोज हो रहा है। जो ऑप्शन ए है ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें एक सब्सटेंस टूट कर नया जो सब्सटेंस फॉर्म करता है, तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये पहला हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सेकंड की बात करेंगे, 2Na प्लस 2H2O। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो आपका सेकंड है, इसमें सोडियम और इधर है वाटर है, वाटर के दो मॉलिक्यूल है। तो क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम के साथ जो है ये आपका OH आ गया, तो यहाँ पे ये हो गई एक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो यहाँ पर वाटर जो बाकी का था, मतलब कि हाइड्रोजन का जो रह गए दो मोल, वो अकेले रह गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई। क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार ध्यान से सुनिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी भी दो मतलब जो रिएक्टेंट दिए होते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई एलिमेंट वो जो उसमें प्रेजेंट है वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज ना भी हो तो एक से दूसरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे OH शिफ्ट हुआ Na के साथ, जिसने सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बना दिया। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो दो मोल उसके अकेले रह गए, तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नीचे अगर आप देखेंगे तो 2H2 प्लस O2, ये दो चीज मिलाकर आपको वाटर बना के दे रहा है, तो ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और लास्ट ऑप्शन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा सा सब्सटेंस है और वो यहाँ पे पीछे तीन अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये दो मतलब ब्रेक होकर थोड़े और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो इसका सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन पता हो तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई मुश्किलात नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, रिडक्शन प्रोसेस क्या दिखाता है। तो भाई रिडक्शन प्रोसेस, किसी भी चीज का रिडक्शन जो है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर ऐड होगा तो वो क्या होगा, रिडक्शन होता है उस प्रोसेस में। तो इसका तो ये सिंपल है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मैं आपको यहाँ पे बोल देता कि रिडक्शन, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आया है। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने आपको क्यों बोला है ऑप्शन में, बिकॉज ऑक्सीजन अगर ऐड हुआ तो वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन आपका जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है वो आपका क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, मतलब रिडक्शन प्रोसेस में क्या क्या है, ठीक है। ये अगर आप ना जो मेरे वीडियोज हैं इस चैप्टर के, उसको अगर आप देख लेते हैं तो इस MCQs में आपको और सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी जैसा कि मैंने आपको कहा था
कि यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे आंसर बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको सारे आंसर यहाँ पे आपको मैं दे देता हूँ, 1 मिनट। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे मैं आपको सारे आंसर बताने वाला हूँ एक बार फिर से। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पे कोई टिक नहीं किया है, टिक मार्क नहीं किया है। आपको हो सकता है लर्न करने में दिक्कत हो, तो इसलिए आप लोग की थोड़ी सहूलियत के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ए जो है, ए का आपका ऑप्शन था, ए का आपका ऑप्शन था 3। सॉरी, मैं ए का क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट का जो है, फर्स्ट का आपका ऑप्शन क्या था, सी। ओके। सेकंड का, सेकंड का आपका ऑप्शन था बी। एंड थर्ड का आपका ऑप्शन था, थर्ड का आपका ऑप्शन था ए। एंड फोर्थ, फोर्थ का आपका ऑप्शन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या था, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आपका था डी। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फोर्थ का आपका ऑप्शन था डी। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ये आगे से मैं ऑलरेडी करके रखूंगा ताकि मेरे को मतलब लेक्चर के बीच में आपको ये सब ना दिखाना पड़े। आपको आंसर मैं अलग से अपलोड कर दिया करूंगा। फिफ्थ का है ए। एंड सिक्स्थ का, सिक्स्थ का आपका डी, सिक्स्थ का डी। सेवंथ का आपका है बी। एंड सेवंथ का डी। एट्थ का, एट्थ का आपका है बी। नाइन्थ का आपका है सी। टेंथ का आपका आंसर है बी। 11 का आपका ऑप्शन है ए। 12 का आपका ऑप्शन था बी। 13 का, एक मिनट, 12 का आपका ऑप्शन था बी। 13 का आपका ऑप्शन था सी। और 14 की बात करते हैं तो 14 का आपका था डी। एंड 15 का आपका था 15, एक मिनट, 15 का आपका था बी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 15 का बी था। और 16, 16 टू 16 टू 18, 16 टू 18 जितने भी हैं उनका आपका ऑप्शन था डी, यानी कि 16, 17, 18। और बाकी जो 19 और 20 है, 19 एंड 20, इसके जो आपका ऑप्शन था वो है आपका बी। तो ये आपके सारे ऑप्शन है, सारे आपके आंसर्स हैं। यहाँ पे मैं आपको आंसर्स अलग से इसलिए बता दिए मैंने आपको। आप आंसर्स यहाँ से सारे एक बार वापस मैच कर लीजिएगा जब आप अलग से करने बैठेंगे। तो ये सारे आपके क्या हैं, आंसर्स हैं आपके ये सारे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे बहुत अच्छी से आपको नॉलेज आपको एनहांस होगी। आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं इससे, और सारे जो इस चैप्टर के न्यूमेरिक एमसीक्यू है वो आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके। इस जो एमसीक्यू सीरीज हम आप चलाने वाले हैं। अगली जो आपका एमसीक्यू है वो चैप्टर नंबर 2 की आएगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।